हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सबों को पता है कि झारखंड का जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट को फिर से जारी कर दिया गया है। तो उसी पे ही मैंने अब फिर से झारखंड का संक्षेप में जो झारखंड के इतिहास है, झारखंड के बारे में जानकारियां हैं, उन सारी बातों को मैं अब संक्षेप में आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका पिछला क्लास में हमने देखा झारखंड के परिचय के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड को वैदिक काल में, महाभारत काल में झारखंड को क्या कहा जाता था और झारखंड की स्थिति कैसी थी। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वैदिक एवं महाभारत काल में झारखंड, मतलब वैदिक काल में और महाभारत काल में झारखंड किस तरह का था, उस वक्त झारखंड की स्थिति कैसी थी, झारखंड को उस वक्त पे किन किन शासकों के द्वारा किन किन स्थिति में झारखंड का विकास हुआ और झारखंड के बारे में वैदिक काल में, महाभारत काल में क्या कहा जाता था, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि जो झारखंड शब्द का जो वर्णन है, झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। ठीक है, आप सभी कोई जानते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी बातों से आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी को इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा जाता था, और वहीं पे विष्णु पुराण की बात करते हैं तो वहाँ पे झारखंड को मुंड नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था। और महाभारत काल की बात करें तो छोटानागपुर क्षेत्र को पुंडरिक नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में कि महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। और यहाँ तक कि साहित्य में भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं, तो बौद्ध ग्रंथ में जो चीनी यात्री जो आए हैं, जिनका नाम फहियान है, उन्होंने 399 ईसा में भारत आने का वर्णन मिलता है। मतलब 399 ईस्वी में वे भारत आए थे, ऐसा वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से। वहीं पे फयान ने अपने पुस्तक में छोटानागपुर को कुकट लाड कह के पुकारा है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है भारत यात्रा के दौरान, तो अपने पुस्तक में छोटानागपुर को, झारखंड को कुकट लाड कह करके पुकारा गया है। और वहीं पे पूर्व मध्य काल में संस्कृत साहित्य में छोटानागपुर को कलिंद देश या कलिंग देश करके पुकारा गया है। ठीक है, और जैसा बिहार था, ये झारखंड पहले बिहार का पार्ट था, तो उस वक्त पे जो बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र था, उड़ीसा तक, है ना, तो वो सारे के सारे कलिंग देश कहलाते थे। और बात करते हैं झारखंड में और एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम युआन च्वांग था, और साथ में एक ईरानी यात्री भी है, अब्दुल लतीफ़, और ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी किया है। मतलब अगर विदेशी यात्री के तौर में चीनी यात्री तो थे ही, और साथ में ईरानी यात्री भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और हम लोग अब थोड़ा सा जानते झारखंड के इतिहास के बारे में भी। अभी हमने जाना वैदिक काल के बारे में, महाभारत काल के बारे में कि झारखंड में क्या कहा जाता था। वैसे आप लोग को मैं बताते चलूं कि जो मैं वीडियो आप सबों के लिए लेके आ रहा हूं, भले ये पीडीएफ में है, पीपीटी में है, पर इसमें मैं आप लोगों के लिए संक्षेप में लाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं डिटेल में इन बातों को नहीं ला रहा हूं, और जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सारी बातों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। क्योंकि हम झारखंड के संक्षेप में देख रहे हैं, तो बेसिक भी नॉलेज हमें प्राप्त करना जरूरी है ना। जो झारखंड राज्य है हमारा, उसका जो इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। यहाँ तक भी ये भी कहा जाता है कि झारखंड का आंदोलन जो हुआ था,
झारखंड को अलग राज्य की मांग आज की नहीं है, बल्कि बहुत साल पहले की है। तो 100 साल से भी पहले की अगर कह सकते हैं, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त के समय से ही झारखंड का मांग किया जा रहा था। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि झारखंड का जो इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है। वहीं पे भारतीय हॉकी के जो एक खिलाड़ी हैं जिन और ओलंपिक खेलों में उन्होंने भारत टीम का कप्तान भी किया है, जिनका नाम जयपाल मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा नाम था। यहाँ पे जयसिंह मुंडा लिखा हुआ है। जयपाल सिंह मुंडा जो थे, उन्होंने 1939 ईस्वी में, ठीक है, जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में था, 1939 ईस्वी में वर्तमान बिहार के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था जयपाल सिंह मुंडा ने। और हालांकि जयपाल सिंह मुंडा का सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद ने झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास किया गया। याद रखिएगा, इस तिथि को 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को संसद भवन में, मतलब दोनों सदनों में 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को एक अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास किया। और उसी साल 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का एक 28वां राज्य के रूप में झारखंड को लाया गया। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस स्लाइड में हम लोग यही देख रहे हैं कि झारखंड का जो मांग था वो 1939 ईस्वी में ही शुरू हो चुका था। अगर बात करें तो ये सबसे लंबा कार्यकाल था, ठीक है, जब झारखंड का मांग किया गया। और 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी जो है, वहाँ पे संसद भवन में एक बिल पास किया गया कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं पे उसी वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन पे इस दिन को तय किया गया कि झारखंड एक अलग राज्य बनेगा और भारत का 28वां राज्य कहलाएगा। और वहीं पे बात करते हैं, कई इतिहासकारों का भी मानना था कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र की भूरचना, सांस्कृतिक पहचान अलग ही थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता था, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। मतलब झारखंड जो है वो बिहार से अलग होने का कारण भी यही था कि यहाँ की भौगोलिक संरचना हो, यहाँ की कल्चर हो, संस्कृति हो, वो एकदम बिहार से अलग था, क्योंकि यहाँ पे जनजातियों की संख्या काफ़ी अधिक थी, ठीक है। और इन्हीं बातों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है, संस्कृति है, वो एकदम बिहार से अलग है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अलग राज्य का मांग किया गया। और वहीं पे अनुसूचित जनजाति का नाम से झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा भी दिया गया है। और बात करें तो झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि खड़िया है, संथाल, हो, मुंडा, उरांव, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि जैसी बहुत सारी प्रमुख जनजातियां हैं। यहाँ पे 28 जनजाति, माफ कीजिएगा 32 जनजाति है, जिनमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति कहलाती है, ठीक है। और झारखंड के जंगलों को साफ करके खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने के योग्य का बनाने का श्रेय इन्हीं आदिवासियों को दिया जाता है, क्योंकि जो झारखंड है वो एक जंगल प्रदेश भी था, बहुत ही घना जंगल था। जब मगध काल था, मौर्य काल था, तो यहाँ पे यहाँ के जो जंगल थे वो हाथियों के लिए बहुत प्रचलित था। यहाँ से हाथियों को हर एक साम्राज्य के लोग यहाँ के हाथियों को प्रबल मानते थे, शक्तिशाली मानते थे, और वे अपने जो सैन्य दल था उस पर शामिल करने के लिए यहाँ से हाथियों को लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ जंगल ही जंगल था, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी थे, मूल निवासी थे, उन्होंने यहाँ के जंगलों को थोड़ा मोड़ा साफ किया और मनुष्यों के रहने की योग्य भूमि बनाई, खेती के लायक ज़मीन बनाया। तो इन्हीं बातों को देख करके आदिवासियों को इसका दर्जा दिया गया है ना, झारखंड का। तो ये थी छोटी सी जानकारी झारखंड के बारे में, झारखंड के इतिहास के बारे में।
और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ मुख्य मुख्य आंदोलन के बारे में, जो झारखंड के दृष्टि से, झारखंड आंदोलन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि झारखंड की मांग कब की गई, उसका इतिहास हमने जाना, और वैदिक काल में, महाभारत काल में झारखंड की स्थिति क्या थी, उन कालों में झारखंड को क्या कहा जाता था, कौन कौन से विदेशी यात्री आए, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देख पाए हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा और भी डिटेल्स में लाने का। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।